यूपीएससी 2025 की परीक्षा की तिथि नजदीक आती जा रही है। बहुत कम दिन बचे हैं और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर करें। उसमें रिवीजन आप ज्यादा से ज्यादा करें और उम्मीद है कि आप रिवीजन कर भी रहे होंगे। अब आपके रिवीजन को और ज्यादा बेहतरीन बनाने के लिए और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए दृष्टि आईएएस आपके लिए लेकर आए एक खास सीरीज क्या है? टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज। इस रिवीजन सीरीज के माध्यम से कुछ ही सेशंस में हम साल की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं, साल की मतलब कि बीते एक साल की जितनी महत्वपूर्ण खबरें हैं उसे कवर करेंगे। चाहे वो पॉलिटी की हो, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर की हो, चाहे वह इन्वायरमेंट की हो, चाहे वो साइंस एंड टेक की हो, चाहे वो इकोनॉमी की हो। इन सारी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर हम खबरों को कवर करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसकी शुरुआत आज से हो रही है और हर एक दिन के अंतराल में एक अल्टरनेट डे के बाद हमारी मुलाकात होती रहेगी। शुरुआत हम कर रहे हैं आज राज्य व्यवस्था से। राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उन खबरों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सारी खबरें आज नहीं कवर कर लेंगे पॉलिटी की। पॉलिटी के आगे कुछ 2 सेशन और आएंगे, कुल 3 सेशन होंगे। हर सब्जेक्ट के 3-3 सेशन आएंगे और जल्दी ही कम समय में आपका पूरा जो रिवीजन है साल भर की महत्वपूर्ण खबरों का वो हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली खबर से। और सबसे पहली खबर जो है, सुप्रीम कोर्ट पर जो कॉलेजियम व्यवस्था है उसको लेकर के एक अपील दायर की गई थी जिसको खारिज कर दिया गया है। तो अब ये कॉलेजियम व्यवस्था क्या है उसे हमें जानना होगा। तो देखिए, कॉलेजियम सिस्टम में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है, संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा नहीं होती, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के माध्यम से विकसित हुई है। यानी कि कॉलेजियम व्यवस्था संसद लेके नहीं आई है। आमतौर पर जो कानून लेकर आता है, कौन लाता है? संसद लेकर। लेकिन कॉलेजियम व्यवस्था कोई कानून नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट ही धीरे धीरे डेवलप की है। और एक बार में नहीं, एक से ज्यादा, मतलब एक मामला आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, तब जाके ये डेवलप हुई कि ऐसी होगी कॉलेजियम व्यवस्था। तो क्या कॉलेजियम व्यवस्था के पहले न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर के संविधान में कोई प्रावधान नहीं था? प्रावधान था, लेकिन वहां पर कुछ बातों को लेकर के अस्पष्टता थी जिसको स्पष्ट किया बाद में, जिसकी व्याख्या दी सुप्रीम कोर्ट ने और एक कॉलेजियम व्यवस्था बन गई। तो संविधान की अगर हम बात करें तो वहां पे अनुच्छेद 124(2) है और एक है अनुच्छेद 217। तो अनुच्छेद 124(2) जो है वह सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताता है और अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताता है। और यह बताता है कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति तो कर रहे हैं। देखिए, यानी कि राष्ट्रपति की मंजूरी तो जरूरी है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर तो जरूरी है, लेकिन उसके पहले जो है पूरी व्यवस्था है कि वो नाम राष्ट्रपति तक जो पहुंचा है वो किस व्यवस्था से पहुंचा है, वही व्यवस्था बाद में डेवलप हुई जिसे हम कॉलेजियम व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो अब यहां पे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही कॉलेजियम प्रणाली को बरकरार रखा है और एलजेएसी, अब देखिए यहां पे एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की अवधारणा भी आई थी 2014 में और उसके बाद 15 में उसे खारिज कर दिया, न्यायपालिका ने स्वयं खारिज कर दिया। तो 2015 में इसे हटा दिया गया था, मतलब कि इस मामले को, इस न्यायिक नियुक्ति के लिए एक संविधान संशोधन आया था इस आयोग के लिए, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। तो लेकिन अब ये कॉलेजियम व्यवस्था क्या है उसे समझ लेते हैं। पहली जो न्यायाधीश मामले को हम देखिए 1981 का, जहां से हम कहते हैं कि कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत हुई। तो प्रथम न्यायाधीश मामला इसको कहते हैं, 1981 का है। अब इसमें देखिए क्या बताया है कि न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सुझाव की प्रधानता को ठोस कारणों के चलते अस्वीकार किया जा सकता है। देखिए, राष्ट्रपति को परामर्श कौन दे रहे हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो परामर्श है उसके परामर्श को कुछ ठोस कारणों के चलते अस्वीकार भी किया जा सकता है। यह बात प्रथम न्यायाधीश मामले 1981 में आ गई। तो इसका मतलब यह हुआ कि अभी कॉलेजियम व्यवस्था में यह बात स्पष्ट नहीं हुई है कि कौन किसके नाम के देने की तवज्जो है। यानी कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नाम दे रहा है और उसको राष्ट्रपति बोल दे कि नहीं ये कारण है, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो ये बात ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है प्रथम न्यायाधीश मामले में।
लेकिन जब 1993 आता है 12 साल बाद, तो ये मामला जो है क्लियर होता है और जो परामर्श है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वो महत्वपूर्ण हो जाता है, परामर्श की वैल्यू बढ़ा दी जाती है। अब यहां पे कह दिया जाता है कि परामर्श का मतलब ये है सहमति वास्तव में। तो परामर्श जो है का अर्थ वास्तव में सहमति है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पर अपनी सहमति दे दी है तो ये महत्वपूर्ण है, आप इसको बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो परामर्श यहाँ पे वैल्यू बढ़ गई। तो इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की व्यक्तिगत राय नहीं है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से ली गई एक संस्थागत राय। अब यहाँ पे देखिए एक बात डेवलप हो रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बल्कि वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, कुछ उनके माध्यम से वो नाम तय हो रहा है और उसी के बाद ही वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया परामर्श दे रहे हैं और उस परामर्श की वैल्यू ये है कि वो अपने आप में एक सहमति की तरह है। लेकिन अब धीरे धीरे 1993 के बाद 1998 में जब हम पहुंचते हैं तब कॉलेजियम व्यवस्था अपने व्यवस्थित रूप में तैयार होती है, डेवलप होती है। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अनुच्छेद 143 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 5 सदस्यीय निकाय के रूप में कॉलेजियम व्यवस्था शुरू की। अब ये जो विस्तार किया इसमें यह तय कर दिया गया कि कॉलेजियम व्यवस्था में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और उनके अलावा 4 वरिष्ठतम सहयोगी न्यायाधीश होंगे, सुप्रीम कोर्ट के ही न्यायाधीश होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जो हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो हो गए 4 वरिष्ठ के साथ साथ एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, तो 4+1 या 1+4। ठीक है, ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए तय हो गया कॉलेजियम व्यवस्था। फिर उसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए हो गया कि सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश और प्लस एक कौन हो जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए देखिए सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ उच्च न्यायालय से संबंधित 2 न्यायाधीश और चीफ जस्टिस। तो ये व्यवस्था जो है वो धीरे धीरे समय के साथ डेवलप हुई, समझ गए। अब यहाँ पे 3 मामले हैं, तीनों मामलों की जो सन है वो याद रख लीजिएगा। तो तीसरे मामले 1998 से हम देखते हैं कॉलेजियम व्यवस्था अस्तित्व में आती है। चौथे मामले को लेकर कहा जाता है कि जो 2014 में आया था कॉलेजियम व्यवस्था की जगह पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, फिर उसको 2015 में उसका विधेयक को रद्द कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। तो वो चीजें बात की हैं, लेकिन अभी के लिए इतना जानना जरूरी है। अब मुद्दे क्या है कॉलेजियम प्रणाली से संबंधित? देखिए सवाल बहुत उठते हैं कॉलेजियम प्रणाली पर। कॉलेजियम प्रणाली को इसलिए लाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए लाया और जिसमें यह कहा गया कि इसमें अगर विधायिका दखल देगी तो कहीं ना कहीं हो सकता है न्यायपालिका पर अतिक्रमण हो सकता है, तो वो अतिक्रमण ना हो। लेकिन यहां पर कहा जाता है कि कार्यपालिका का जो बहिष्करण किया जा रहा है उससे पक्षपात और भाई भतीजावाद की संभावना है। और ये बात कई बार अखबारों में, मीडिया में सुर्खियों में रहती है कि ज्यादातर क्या होता है एक ही पीढ़ी के, एक ही परिवार के ही कई लोग उसमें शामिल होते जाते हैं, उस न्याय प्रणाली में आते जाते हैं, जज बनते जाते हैं, क्योंकि कॉलेजियम में उन्हीं के पहचान वाले होते हैं, उन्हीं के परिवार के लोग होते हैं, तो उन्हीं को अपने ही परिवार के लोगों को अपने ही परिवार के या परिवार से निजी लोगों को शामिल करते हैं। तो नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत के विरुद्ध ये हो जाता है कि आप अपने ही लोगों में अगर लोगों को शामिल कर रहे हैं तो बाकी के बाहर के लोग जो योग्य हैं वो ना छूट जाए। तो क्लोज डोर मैकेनिज्म हो गया कि बाहर के लोग आ ही नहीं सकते, ऐसा ना हो जाए। इस पर सवाल खड़े होते हैं और असमान प्रतिनिधित्व इस वजह से हो सकता है क्योंकि कुछ गिने चुने ही लोग के परिवार से बार बार अगर न्यायपालिका में जज बनते जाएंगे तो उससे क्या होगा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस व्यवस्था में नहीं आ पाएंगे जिसमें वो आ सकते थे। तो ये सवाल अभी भी खड़े होते हैं। चलिए अब उसके बाद अगली खबर पर आ जाते हैं। ये अगली खबर है जो पार्टियां हैं, पार्टियों को लेकर के है कि उन बहुत सारी जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, उनकी मान्यता को रद्द करने से लेकर के सवाल आया था कि क्या उनकी मान्यता को रद्द किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। अब देखिए एक होता है मान्यता, राजनीतिक पार्टी को राष्ट्र स्तरीय मान्यता मिल गई, राज्य स्तरीय मान्यता मिल गई, राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिल गई या क्षेत्रीय पार्टी की मान्यता मिल गई। लेकिन अगर मान्यता नहीं है तो क्या वो पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती? लड़ सकती है, उसका पंजीकरण होना चाहिए, वो पार्टी पंजीकृत होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता बनाए रखने के लिए
क्षेत्रीय पार्टी की, राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता बनाए रखने के लिए मानदंड का पालन करना होता है और हमेशा करना होता है। मानदंड का पालन अगर नहीं हो पाएगा तो उनकी मान्यता हटाई जा सकती है। अब पंजीकृत फिर भी वो रहेगी, तो वो इस प्रकार से हो जाएगी, उसको हम कह देंगे कि पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल घोषित कर दिया जाएगा। ये बात स्पष्ट हो गई। क्या कहा दिया जाएगा? पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल। अब यहाँ पे ये पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए पात्र होती हैं, लेकिन मान्यता प्राप्त पार्टी के विशेषाधिकार खो देती है। देखिए, मान्यता प्राप्त पार्टी के अलग विशेषाधिकार होते हैं, वो अधिकार उनके चले जाएंगे अगर वो मानदंड को फॉलो नहीं कर पाए और मान्यता उनकी हटा दी गई। बहुत सारे हैं, जैसे स्टार प्रचारकों की संख्या उनके पास ज्यादा होती है, पंजीकृत पार्टी की तुलना में ज्यादा स्टार प्रचारक चुनाव में इस्तेमाल कर सकते हैं। चुनावों में, प्रचार में मीडिया का, रेडियो का, टीवी का इस्तेमाल, इनको तवज्जो ज्यादा मिलेगा, इनको ज्यादा महत्व दिया जाएगा। और भी बहुत से ऐसे हैं, जैसे चुनाव चिन्ह की बात करें तो उनका अपना एक स्थायी चुनाव चिन्ह होगा, तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। तो इन सब चीजों को लेकर के इनके विशेषाधिकार समाप्त हो जाते हैं। अब देखिए, यदि कोई राजनीतिक दल भारतीय संविधान या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास उसकी मान्यता रद्द करने की शक्ति है। तो अगर आप इस अधिनियम की, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन करेंगे तो आपकी मान्यता रद्द हो सकती है। अब यहाँ पे ये बात हो सके स्पष्ट हो गई कि मान्यता जो है वो वापस ली जा सकती है अगर वो मानदंड को फॉलो नहीं करते हैं या फिर इस प्रावधान के अनुसार नहीं चलते तो हो सकता है। अब यहाँ पे मान्यता प्राप्त पार्टी की बात करें तो यहाँ पे एक पंजीकृत दल को पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कहा जाता है। ये बात तो समझ में आ गई, क्योंकि पंजीकृत तो अभी भी है, बस गैर मान्यता प्राप्त हो गया है। चुनाव प्रतीक की बात करें तो यहाँ पे राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता जब दी जाती है तो उनका जो चुनाव प्रतीक होता है वह बहुत फिक्स हो जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर मान्यता के मानदंड में लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के पास आम चुनाव में अपेक्षित संख्या में सीटें जीतना और या मत का आवश्यक प्रतिशत प्राप्त करना शामिल है। तो देखिए, जब किसी को अगर राष्ट्रीय पार्टी बनना है या इसके अलावा राष्ट्रीय पार्टी या राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त करनी है तो उसको कुछ मानदंड, जैसे मैंने बताया था, फॉलो करने होंगे। तो वो मानदंड क्या है, उन मानदंड को आपको देखना होगा। बहुत सारे मानदंड हैं, इनको हम विस्तार से एक एक करके देखते हैं। लेकिन पहले देखिए, पंजीकृत पार्टियों की संख्या लगभग इतनी है, हो सकता है ये संख्या अभी की स्थिति में बढ़ गई हो, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। आरक्षित चुनाव चिन्ह और 40 स्टार प्रचारक जो मिलते हैं, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि चुनाव चिन्ह अगर स्पष्ट है, स्थायी हो गया है, आरक्षित है, जब तक वो मान्यता प्राप्त है तो वो उनके लिए वैल्यूएबल हो जाता है अगर मान्यता प्राप्त पार्टी है। और उसके अलावा स्टार प्रचारकों की संख्या भी 40 है, पंजीकृत में 20 होती है। ठीक है, आप देखिए, रेडियो, टेलीविजन, इन सब में फायदा तो मिलेगा इन पार्टियों को, ये बात तो बता ही दी थी। मानदंड की बात करें तो मानदंड को इस प्रकार से देखिए, राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा सीटों का 2% जीता हो, या फिर पार्टी को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, या पार्टी ने लोकसभा चुनाव या 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कम से कम 6% वोट प्राप्त किए हो और लोकसभा में 4 सीटें जीती हो। तो ये जो है, ये सब या में है। इसके बाद जैसे यहाँ पे या लगा दीजिए, फिर उसके बाद यहाँ या लगा दीजिए, फिर उसके बाद इस प्रकार से इनमें से कोई एक परिस्थिति अगर वो फॉलो कर लेता है तो वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। अब राज्य स्तरीय पार्टी बनने के लिए तो यहाँ पे देखिए, विधानसभा चुनाव में 6% वोट और कम से कम 2 सीटें जीतनी होंगी। अब यहाँ पे फिर ऐसे ही लगा दीजिए, या पार्टी ने राज्य के लोकसभा चुनाव में 6% वोट और 1 सीट जीती हो, या फिर यहाँ पे भी या लगा दीजिए कि पार्टी ने विधानसभा चुनाव में कम से कम 3% सीटें या 3 सीटें जीती हो। ठीक है, अब देखिए, अलग अलग स्थितियां बन रही हैं। पार्टी ने लोकसभा की 25 सीटों में से 1 सीट जीती हो, फिर यहाँ पे या लगाइए और फिर लिखिए कि पार्टी ने विधानसभा या लोकसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त किए। तो अब ये जो है अलग अलग स्थितियां हैं, इन अलग स्थितियों में कोई एक स्थिति फॉलो हो गई तो राज्य स्तरीय पार्टी बन जाएगी। यही वो मानदंड है, ये अलग से लिखे हुए हैं और मैंने यहाँ पर आपको स्पष्ट तरीके से क्लियर कर दिया है। प्रतीक की बात करें तो ये प्रतीक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, स्थायी प्रतीक बहुत ही काम का है। चलिए अब आगे देखें, राजनीतिक दल के पंजीकरण रद्द करने से क्या तात्पर्य है।
तात्पर्य क्या है? पंजीकरण देखिए रद्द करने की बात। राजनीतिक दल के पंजीकरण का रद्द करने का तात्पर्य है कि उस दल ने जो पंजीकरण कराया था एक राजनीतिक दल के रूप में, अब वह एक राजनीतिक दल नहीं रहा। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दलों का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार नहीं। यह बहुत ऊपर की प्रक्रिया है, सरकार इसमें हस्तक्षेप करती है। एक बार जब कोई राजनीतिक दल अपंजीकृत हो जाता है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए पंजीकृत तो होना चाहिए। मान्यता प्राप्त ना हो चल जाएगा, तब भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन पंजीकृत तो होना चाहिए। तो पंजीकृत दल होने के लिए देखिए क्या करना पड़ता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ एक राजनीतिक दल के पंजीकरण की आवश्यकताओं को निर्धारित करती है। तो कभी पूछ ले पंजीकरण के लिए निर्धारण कहां से होता है, तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A से होता है। फिर यहां पे क्या होगा कि किसी राजनीतिक दल को अगर पंजीकरण करना है तो उसे अपने दल के संविधान की एक प्रति जमा करनी होगी। देखिए हर पार्टी का अपना एक संविधान होता है, वो पार्टी कैसे काम करेगी, वो पार्टी कैसे चलेगी, उस पार्टी के विचार क्या है, वो विचार या उसके आदर्श क्या है, किन आदर्शों को फॉलो करने वाली है, वो उस पार्टी का संविधान है। तो उसे जमा करना होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। फिर ऐसे दस्तावेज में यह घोषणा होगी कि राजनीतिक दल भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था रखते हैं। तो उनके संविधान में जो पार्टी का संविधान है, उस संविधान के साथ साथ उन्हें साथ में यह भी घोषणा करनी होगी कि हम भारत के संविधान में आस्था रखते हैं, उसके हिसाब से ही चलेंगे। और भारतीय संविधान में जैसे समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांत हैं, हम उसे साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पंजीकृत राजनीतिक दल निम्नलिखित कानूनी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्या क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं? आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13A के तहत प्राप्त जो दान राशि है उसमें छूट प्राप्त करेंगे, या लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के आम चुनाव लड़ने के लिए जो सामान्य चुनाव चिन्ह है वो उनका स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दान राशि पर इन्हें छूट मिला, एक चुनाव चिन्ह इन्हें मिलेगा। अगर कोई चुनाव लड़ते हैं वो स्थायी नहीं रहेगा, लेकिन चुनाव चिन्ह मिलेगा। स्टार प्रचारक यहाँ पे 20 हो गए। चलिए, राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने के आधार क्या हो सकते हैं? जब पंजीकरण धोखाधड़ी से प्राप्त किया हो, या केंद्र सरकार द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया है, या एक दल अपने आंतरिक संविधान को संशोधित करता है और भारतीय संविधान का पालन करने से इनकार कर देता है। जैसे मैंने बताया था शुरू में, उसको आस्था अपनी बतानी पड़ेगी, अपना संविधान देना होगा। चलिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हम देखें तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चुनाव नहीं लड़ने, दल के आंतरिक चुनाव कराने या आवश्यक रिटर्न जमा नहीं करने पर किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार नहीं है। तो पंजीकरण रद्द कौन नहीं कर सकता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही, सरकार उसमें हस्तक्षेप करती है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाम समाज कल्याण संस्थान 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास किसी भी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति नहीं है। किस मामले में ये सामने आया, ये स्पष्ट हो गया। कभी कंफ्यूजन ना हो, अगर ऑप्शन आता है इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर ये देख लीजिए राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की क्या आवश्यकता है। 1/3 से भी कम पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं। तो अपने आप में आप देखें तो एक बड़ी संख्या है कि जो चुनाव में भाग ले रहे हैं। यह आयकर में मिलने वाली छूट के संभावित दुरुपयोग और एकत्र किए गए धन का उपयोग धन शोधन के लिए किए जाने पर चिंता व्यक्त करता है। तो कहा जाता है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है कहीं ना कहीं वो इसमें इन्वॉल्व ना हो, ये एक चिंता बनी रहती है जो पंजीकृत पार्टियां हैं, क्योंकि बहुत सारा धन की आवाजाही भी पार्टियों के इस प्रकार से देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल अक्सर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग केवल नेताओं को एक संक्षिप्त अवधि के लिए प्रचार करने से रोक सकता है। तो लिमिटेशन है बहुत सारी चुनाव आयोग के पास, क्योंकि वो है नहीं शक्ति, जो बात कही गई थी कि वह इनका पंजीकरण रद्द कर दे। इस वजह से वो अपनी तरफ से जो कर सकता है वो करता है जब ये कुछ ऐसे गलती करते हैं। तो चलिए, अब आगे बढ़ने से पहले महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो भी विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, स्मार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो दृष्टि आईएएस का फाउंडेशन कोर्स लें। दृष्टि आईएएस का ऑफलाइन फाउंडेशन कोर्स बेहतर इसलिए है क्योंकि इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों तैयार कराया जाता है, और बेसिक से एडवांस तक। हाल ही में नोएडा के लिए एडमिशन शुरू है और बैच शुरू हो रहा है 29 अप्रैल से हिंदी माध्यम के लिए और अंग्रेजी माध्यम के लिए 7 मई से। तो जो विद्यार्थी फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं नोएडा सेंटर से,
वो जानकारी ले सकते हैं, सेंटर जा सकते हैं। अगर उनको कोई जानकारी चाहिए तो जाकर नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं। या इसके अलावा किसी अन्य क्लास, किसी अन्य सेंटर के लिए जानकारी चाहिए या ऑनलाइन क्लास के बारे में भी जानकारी चाहिए तो 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं। अब देखिए, प्रमोशन को लेकर के भी एक बड़ा निर्णय आया है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए जो पदोन्नति है वह मौलिक अधिकार नहीं है। यह बात स्पष्ट है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि संविधान में पदोन्नति के लिए कोई मानदंड नहीं है। यह बात स्पष्ट हो गई। तो यह है पदोन्नति पर मौलिक अधिकार, पदोन्नति मौलिक अधिकार नहीं है। किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसीलिए बात महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर उसके बाद देखिए, यह किसके ऊपर उसने छोड़ दिया है? ऐसा नहीं कहा कि हो नहीं सकता, हो सकता है। विवेक के ऊपर, विधायिका और कार्यपालिका ये देखेंगे, यह सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा, ये उसने कह दिया है। तो मौलिक अधिकार को लेकर के समझिए कि संविधान में बुनियादी जो अधिकार होते हैं वो मौलिक अधिकार होते हैं, जिसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जा सकते हैं, हाई कोर्ट पे जा सकते हैं, आर्टिकल 32 का लाभ ले सकते हैं। चलिए, अब उसके बाद देख लीजिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था क्या है। तो है 15(6) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण है, 16(4) में पिछड़े वर्गों के लिए नियुक्तियों में आरक्षण है, फिर उसके बाद 16(4)A में SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण है, फिर 16(6) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अतिरिक्त आरक्षण है। पदोन्नति में आरक्षण के पक्ष और विपक्ष अगर हमें देखते हैं तो वो बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। जैसे ये कहा जाता है कि पक्ष में सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है, सामाजिक जो हम देखें तो समावेशी नेतृत्व है, सशक्तिकरण है, वो सब कुछ दिखाई देगा। लेकिन विपक्ष में भी कई बात कही जाती है कि योग्यता की अनदेखी, हतोत्साहन और क्रीमी लेयर का जो है वो लाभ मिल सकता है, यानी कि जो ऐसे लोग हैं जिनको आवश्यकता नहीं है लेकिन वो क्रीमी लेयर में एक तरह से आ गए हैं, लेकिन वो अवधारणा स्पष्ट नहीं है तो वो लाभ ले लेंगे। ये ऐसा इस पर विपक्ष के तर्क में कहा जाता है। चलिए, अब भारत में आरक्षण संबंधी घटनाक्रम को अगर हम देखें तो इंदिरा साहनी 1992 का जो मामला है, पदोन्नति में आरक्षण को असंवैधानिक इसने माना था। फिर उसके बाद 77वां संविधान संशोधन पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति दी थी। फिर उसके बाद एम नागराज निर्णय 2006, इस निर्णय ने इंदिरा साहनी निर्णय को आंशिक रूप से क्या कर दिया? पलट दिया, और पदोन्नति चाहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए क्रीमी लेयर अवधारणा का सशक्त विस्तार प्रस्तुत कर दिया। तो एक अवधारणा दे दी कि पदोन्नति हो सकती है, बस क्रीमी लेयर को पहचानना होगा और उन्हें हटाना होगा उससे। अब जनरल सिंह बनाम भारत संघ 2018 मामले में क्या हुआ? सर्वोच्च न्यायालय ने जो डेटा संग्रहण पर अपना एक रुख बदल दिया। उसने कह दिया कि जो ये पदोन्नति है उससे संबंधित जो आंकड़े जुटाने हैं उससे संबंधित कुछ हस्तक्षेप किए और निर्णय में एक खास परिवर्तन कर दिया। अब यहाँ पे बात आती है 103वें संविधान संशोधन की। 103वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था? जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, EWS है, उनके लिए 10% आरक्षण हो गया था। बाद में क्या हुआ कि इस पर चुनौती दी गई जनहित अभियान बनाम भारत संघ 2022 मामले में, जिसमें कुछ समय पहले ही फैसला आया था और यह कह दिया गया था कि यह लागू रहेगा। तो 3-2 के फैसले से फैसला आया था कि यह लागू रहेगा, यह संवैधानिक है और 10% आरक्षण मिलता रहेगा जो कमजोर वर्ग हैं आर्थिक रूप से। फिर उसके बाद अब आगे ओपन AI को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा हुआ था, जब एक विदेशी एक्ट्रेस स्कारलेट जॉनसन के मामले को दुनिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म में सुर्खियों में देखा गया, सुना गया। मामला क्या है, किससे संबंधित है? देखिए, यहां पर ऐसा है कि एक पर्सनालिटी राइट की बात सामने आती है। पर्सनालिटी, एक व्यक्तित्व अधिकार, किसी इंसान की अपनी पर्सनालिटी है, उसका अधिकार उसके पास है, उसकी आवाज का, कि उसकी आवाज का इस्तेमाल हर कोई नहीं कर सकता। जैसे मेरी जो आवाज है, AI का इस्तेमाल करके कोई सोचे कि वो अपने लिए कर ले, नहीं कर सकता। वो ये सोचे कि मेरे चेहरे का या किसी आपके चेहरे का या किसी भी व्यक्ति के, किसी स्टार का, किसी अभिनेता का, नेता का, किसी का भी चेहरे का इस्तेमाल कर ले। कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, उसमें किसी की भी फोटो लगा दे, तो ऐसा नहीं है, अधिकार नहीं है उसके पास। ये मामले को समझना होगा। तो ये विवाद जो अभी हाल ही में उजागर हुआ हॉलीवुड अभिनेत्री और ओपन AI के बीच में, इससे पर्सनालिटी राइट्स, व्यक्तित्व अधिकार का मामला सामने आता है, जिसमें यह स्पष्ट होता है कि ऐसे कोई भी इस प्रकार से नहीं कर सकता कि किसी व्यक्ति की आवाज या उसके व्यक्तित्व या उसके चेहरे किसी भी प्रकार से वह इस्तेमाल करके उपयोग कर सके। और यही मामला आया था कि ऐसा हो रहा है।
और इसी प्रकार का आरोप जो है न्यूयॉर्क टाइम्स NYT, जिसको हम बोलते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स, में ओपन एआई के ऊपर यह सवाल खड़े किए थे। इस ओपन एआई के ऊपर सवाल खड़े करके ये कहे कि ये जो है हमारी सामग्री का, हमारी जो अध्ययन सामग्री है उसका उपयोग करता है हमारे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वह हमारी जो सामग्री है वह उस पे हमारा कॉपीराइट है और उसका उपयोग वह कर रहा है। कौन? ओपन एआई। तो ओपन एआई पर सवाल बार बार खड़े होते हैं। फिर उसके बाद अब पर्सनालिटी राइट समझ लीजिए एग्जैक्टली क्या होती है। तो किसी व्यक्ति के नाम, आवाज, छवि और अन्य पहचान योग्य विशेषताओं के व्यावसायिक उपयोग को नियंत्रित करता है। जैसे कोई व्यक्ति कोई उत्पाद बनाता है, कोई भी उत्पाद बनाता है, मान लीजिए कि कोई ब्यूटी प्रोडक्ट बनाता है और उसमें वह खुद ही दावा कर दे कि शाहरुख खान या कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टार या अभिनेता इसका इस्तेमाल करता है या उसकी फोटो लगा दे बिना उस व्यक्ति के सहमति के, तो ये फिर मामला ऐसा हो जाएगा कि अधिकार नहीं था और ऐसा किया गया। क्यों? क्योंकि एक तो देखिए निजता का अधिकार आ जाता है, ये उस व्यक्ति के अपने अधिकार इसका उपयोग करेगा। और एक प्रचार करते हैं, व्यक्ति को अपने नाम, छवि और आवाज आदि के व्यावसायिक उपयोग पर नियंत्रण करने का अधिकार है। ऐसा कई लोगों ने सुना है कि अब कोई अमिताभ बच्चन की आवाज से या किसी की आवाज से किसी प्रोडक्ट का नाम लेकर उसे बेचने की कोशिश नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद भारत में व्यक्तित्व अधिकार को लेकर के बात करें तो सीधे तौर पर व्यक्तित्व अधिकार नहीं दिए गए हैं, लेकिन निजता का अधिकार जैसे कहा जाता है, तो निजता के अधिकार में बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी मामला अगर आगे जाएगा तो, और संपत्ति के अधिकार के माध्यम से बहुत सारी चीजें संरक्षित हो जाएंगी। अब देखिए अनुच्छेद 121 में हमने बात की थी, निजता का अधिकार आता है। फिर कॉपीराइट अधिनियम 1957 है, पासिंग ऑफ या धोखा के माध्यम से अप्रत्यक्ष सुरक्षा, एक तो ये है। तो ये कॉपीराइट अधिनियम 1957 कहीं ना कहीं सुरक्षा देता है, एक व्यक्तित्व के अधिकार के लिए भी यह देता है आवश्यकता पड़ने पर। ट्रेडमार्क अधिनियम 1999, अब ट्रेडमार्क क्या होता है? जैसे किसी व्यक्तिगत, जैसे किसी का नाम है, किसी कंपनी का नाम है, अब उसका इस्तेमाल कोई दूसरा नहीं कर सकता कि उसी नाम से वह उसका नाम ले ले और उसके बाद उसके काम का कॉपी करना शुरू कर दे, तो उसके लिए ट्रेडमार्क अधिनियम है। ठीक है। अब उसके बाद न्यायालयों के लिए निर्णय लेने की बात की जाए तो कोर्ट ने प्रचार अधिकारों की मान्यता दी है, जिससे सेलिब्रिटी अपने नाम और छवि का अनधिकृत उपयोग रोक सकते हैं। जो मैंने अंतिम बात कही थी, किसी के नाम का, चेहरे का, आवाज का इस्तेमाल बिना उसके परमिशन के नहीं हो सकता है। अगर कोई करेगा तो उसे रोका जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब भारत में एआई विनियमन की बात करें तो 2018 में एआई के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति बनाई गई थी। यहां पर देखिए कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 में यह जो बात थी, एआई से जो चिंताएं हैं उन्हें दूर करने का अधिकार दिया गया था। अब हमने अभी बात की थी डीपीडीपी पर, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें अब किसी व्यक्ति का पर्सनल डेटा है, वह एआई के माध्यम से उसका दुरुपयोग ना हो सके, उसकी यहां पे सुरक्षा इस कानून में दी गई है। एआई या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वह जो डेटा प्रोड्यूसरी बनने की कोशिश करेगा वह बिना इच्छा के, बिना सहमति के इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये बात इस कानून के माध्यम से स्पष्ट हो जाती है। अब उसके बाद वैश्विक भागीदारी की बात करें तो भारत का ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सदस्यता है, जो जिम्मेदार एआई विकास और डेटा गवर्नेंस को बढ़ावा देता है। तो भारत अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, बहुत सारे पहलों में हिस्सा खुद ले रहा है और इस पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है। अब उसके बाद आगे देखिए बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में, तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या है ये? व्यक्ति, कंपनी द्वारा सहमति के बिना बाह्य उपयोग या कार्यान्वयन से स्वामित्व कानूनी रूप से संरक्षित अमूर्त संपत्तियों से। इंटेलेक्चुअल, जैसे मेरे पास मेरी कोई कविता है, मेरी कोई रचना है, जो भी अमूर्त है, मेरा कोई आइडिया है, मैंने कोई नवाचार किया है, मैंने कोई आइडिया डेवलप किया है जिससे कुछ बेहतर हो सकता है साइंस के क्षेत्र में या कहीं पर, तो वह उसका प्रॉपर बौद्धिक संपदा अधिकार है। वह बौद्धिक संपदा अधिकार आवश्यक हो जाता है नव प्रवर्तन के लिए, यानी कि किसी को प्रोत्साहन तभी मिलेगा जब उसको मिले कि हाँ ये क्रेडिट आपका है, किसी और का नहीं है और उसका उपयोग आप कर। आर्थिक विकास में अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। रचनाकार जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई उपन्यासकार है, कोई साहित्यकार है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अन्यथा तो फिर कोई भी उसका लिखा हुआ लिख के अपना नाम लगा देंगे। व्यापार करने में भी इससे सुलभता रहती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में। अब उसके बाद देखिए बहुत सारे भारत ने प्रयास भी किए अपनी तरफ से,
तो भारत ने बहुत सारे कन्वेंशन संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, जैसे WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिसपे उसने हस्ताक्षर किए हैं, जैसे एक है औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण हेतु पेरिस कन्वेंशन 1883, साहित्य और कलात्मक कार्यों के संरक्षण हेतु वन अधिनियम 1886, फिर उसके बाद विश्व व्यापार संगठन WTO ट्रिप्स समझौता है, बुडापेस्ट अधिनियम है, मार्केश VIP समझौता है। ये सारे के सारे जो आपको नाम दिखते हैं ये बहुत सारे ऐसे पहले हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत ने इन सभी पर हस्ताक्षर किए हैं। उसके अलावा भारत की तरफ से क्या पहल है, तो राष्ट्रीय IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नीति 2016 आई थी, जिसमें ये कहा गया था, आदर्श वाक्य था कि क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया। और देखिए ट्रिप्स समझौते की अगर हम बात करें तो ट्रिप्स समझौते में सुरक्षा के पर्याप्त मानक सुनिश्चित करने की बात कही गई थी, और यह कहा गया था कि विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए प्रोत्साहित करना है, तो उसको यहां पर लागू करने की बात की गई थी। ठीक है, अब इसके अलावा कभी कोई सवाल आ जाए कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, 26 अप्रैल को मनाया जाता है। अब यहाँ पे हम कुछ अंतर जान लें, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, भौगोलिक संकेतक, औद्योगिक डिजाइन, ये अलग अलग प्रकार की बौद्धिक संपदाएं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अंतर है, संरक्षण विचारों की अभिव्यक्ति है कॉपीराइट में, पेटेंट में आविष्कार आ जाते हैं, ट्रेडमार्क में जो व्यावसायिक वस्तु या सेवा है उसको पृथक करने के लिए ये किया जाता है, ट्रेड सीक्रेट होता है व्यवसायिक जानकारी की गोपनीयता, जैसे कहा जाता है कि कोका कोला का अपना एक सीक्रेट है उसके प्रोडक्ट का, तो वो ट्रेड सीक्रेट है उसका। फिर उसके अलावा भौगोलिक संकेतक है, GI टैग जिसको हम बोलते हैं, फिर औद्योगिक डिजाइन है, इसी प्रकार से ये भी है। तो ये सारी चीजें हैं, ये इसके संरक्षण के लिए है। इसके लिए भारत में अपने अपने एक कानून भी है और उसकी एक अवधि भी निर्धारित है कि कॉपीराइट अगर किसी के लिए है तो परिवर्तनीय होती रहती है, बदलती रहती है, कितने वर्ष के लिए है, इतने वर्ष के लिए। पेटेंट को लेकर बात की जाए तो 20 वर्षों के लिए सामान्यता होती है, GI टैग आमतौर पर 10 वर्ष के लिए, तो ये अलग अलग सीमा सबकी रहती है, एक जैसी नहीं रहती है। अब उसके बाद देखिए डोनाल्ड ट्रंप के बारे में यह खबर चर्चा में थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है राष्ट्रपति बन जाएंगे, क्या बन सकते हैं, या कमला हैरिस बन सकती है। ये अभी नहीं थी, पहले थी, चुनाव के पहले, जब अमेरिका में 47वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव होने थे। फिर चुनाव हुए, इलेक्शन डे पर चुनाव हुए। इलेक्शन डे जो होता है 4 साल में होता है, और नवंबर के महीने में पहले सोमवार के बाद जो मंगलवार आता है उसी दिन ये चुनाव होता है। तो उस चुनाव में ये पता चला कि जो ट्रंप है वो 47वें राष्ट्रपति बन गए। तो 47वें राष्ट्रपति जब ये बने तो ये समझ में आया, नजर गई लोगों की, मुख्य रूप से अमेरिका में 2 पार्टियां रहती है, एक रिपब्लिकन पार्टी है और एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो जिस पार्टी से ये जीते थे वह रिपब्लिकन पार्टी थी। अब यहाँ पे ये तो राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति कौन बने, JD वेंस बने। JD वेंस भी उस सेम पार्टी के होते हैं, दूसरे पार्टी के नहीं होंगे, सेम पार्टी के राष्ट्रपति, सेम पार्टी के उपराष्ट्रपति। अब यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित है तो रिपब्लिकन पार्टी को ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी कहा जाता है। अब यहाँ पे अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में बात की जाए, ये कैसे रहता है, इसकी क्या खासियत है। राष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य प्रमुख और सरकार का प्रमुख होता है। वहां जो संघीय सरकार की कार्यकारी शाखा होती है उसे वह निर्देशित करता है, और जो वहां का सशस्त्र बल है, वहां की जो सेना है, उसका कमांडर इन चीफ होता है। कितने समय के लिए होगा, 4 साल के लिए। कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, 2 बार, 4 साल के लिए। जैसे एक बार पहले बन गए ट्रंप, एक बार अभी बन गए हैं, तो अब बाद में नहीं बनेंगे ये राष्ट्रपति, कभी नहीं बन सकते। कोई संविधान संशोधन जब तक ना हो जाए, संविधान अमेरिका के संविधान में, और अमेरिका के संविधान में बहुत कम संशोधन हुए, गिने चुने हुए, कितने हुए अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए ये बात स्पष्ट हो गई, राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ चीजों का होना जरूरी है, जैसे वह अमेरिकी नागरिक हो, 35 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो, और कम से कम 14 वर्षों से अमेरिका में निवासी हो। अगर वो सिर्फ अमेरिकी नागरिक है, 35 वर्ष से ऊपर है, लेकिन अमेरिका में पिछले 14 वर्ष से नहीं रह रहा, तो चुनाव नहीं लड़ सकता, वो शर्तें सारी फॉलो करनी पड़ेंगी। फिर यहाँ पे देखिए नवंबर के पहले सोमवार के बाद जो मंगलवार आता है, जैसे मैंने आपसे बताया था, चुनाव होगा। और दिसंबर में फिर क्या होगा, देखिए ये जो चुनाव है इसमें डेलीगेट्स का चुनाव होता है। अब वो जब चुन लिए जाते हैं उनका चुनाव हो जाता है, हर राज्य से, हर जो बूथ से जो डेलीगेट तय हो जाते हैं, वो डेलीगेट दिसंबर में चुनाव में वोट देते हैं कि वो किससे अपना राष्ट्रपति बनाएंगे, और उस प्रकार से उपराष्ट्रपति, दोनों के लिए वो वोट डालते हैं, और उससे फिर पता चलता है कि कौन राष्ट्रपति बना है। तो फिर उसके बाद अगला साल जब आ जाता है तो जनवरी में 20 जनवरी को राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होता है, तब तक में फैसला सब कुछ आ चुका होता है।
और ये हर साल जब भी हर बार इलेक्शन डे आता है तो उसके बाद यही प्रक्रिया होती है। नवंबर में लगभग चुनाव होगा, फिर दिसंबर में वो जो लोग चुनाव में डेलीगेट जीतते हैं वो वोट करते हैं कि वो किसे अपना राष्ट्रपति चुनेंगे। इस प्रकार से व्यवस्था चलती है। और उसके लिए जो डेलीगेट्स हैं, शुरुआती स्तर पर डेलीगेट्स का चयन कैसे होता है इलेक्शन डे के लिए कि इलेक्शन डे पे ये इलेक्शन लड़ेंगे, तो इसके लिए बहुत प्राइमरी और कॉकस दो प्रकार की व्यवस्था होती है। जिस प्राइमरी में वोट के माध्यम से, कॉकस में एक जन समर्थन के माध्यम से तय किया जाता है कि इस पार्टी के लिए ये डेलीगेट्स तैयार हुआ है। फिर वो डेलीगेट्स ही चुनाव लड़ते हैं इलेक्शन डे के समय पर। और भारत के राष्ट्रपति के लिए संबंधित संवैधानिक प्रावधान जो है, अब भारत के संदर्भ में भी पता हो कि राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति होती है यानी कि जो व्यवस्था है 55 है, राष्ट्रपति की पदावधि है 56 है। उसके बाद पुनर्विचारण के लिए जो पात्रता है पुनर्निर्वाचन के लिए, और उसके अलावा चूंकि राष्ट्रपति कितनी बार भी भारत में बन सकता है, कोई सीमा निर्धारित नहीं है। फिर उसके बाद राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो भी अर्हताएं हैं, क्या क्या होना चाहिए, जैसे अमेरिका के लिए क्या क्या था, वैसे भारत के संदर्भ में भी क्या क्या है। कितने वर्ष के लिए आमतौर पर होते हैं? 5 वर्ष के लिए पहली बार में, फिर दोबारा बन सकते हैं, तिबारा भी बन सकते हैं, तो 5-5 बढ़ता जाएगा। अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन से नंबर की है आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब उसके बाद अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात कि एमपी हाई कोर्ट ने एक स्पेशल मैरिज एक्ट के संबंध में एक महत्वपूर्ण डिसीजन दिया था। तो स्पेशल मैरिज एक्ट काफी चर्चा में था, जिसमें हाल ही में एक मुस्लिम पुरुष और एक हिंदू महिला के विवाह के संबंध में दिए गए निर्णय ने फिर से स्पेशल मैरिज एक्ट पर बहुत सारी जानकारी जुटाने के लिए आपको तैयार कर दिया है। तो यहाँ पे तय होना चाहिए कि स्पेशल मैरिज एक्ट विशेष विवाह अधिनियम 1954 है, सन याद रहे। फिर उसके बाद विशेष विवाह अधिनियम क्या है? एक भारतीय कानून है ना, दुनिया भर में नहीं है, सिर्फ भारत के लिए है और भारतीय लोगों के लिए विभिन्न धर्मों अथवा जातियों के लिए, जैसे मान लीजिए कोई किसी धर्म को नहीं मानता, जाति को नहीं मानता, या अलग अलग धर्म, तो विभिन्न धर्मों एवं जातियों के लोगों के विवाह के लिए एक कानूनी ढांचा बन गया है। मुस्लिम विवाह अधिनियम है, हिंदुओं के लिए अलग से है, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो ये विशेष विवाह है, किसी भी धर्म से संबंधित है वो इसमें आ सकता है, किसी भी जाति का है वो इस कानून के माध्यम से शादी कर सकता है। यह नागरिक विवाह को नियंत्रित करता है, जिसमें राज्य धर्म के बजाय विवाह को मंजूरी और वरीयता प्रदान करता है। तो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, मुस्लिम धर्म से है तो भी वह इससे शादी कर सकता है, हिंदू धर्म का है तो भी। स्पेशल मैरिज एक्ट इसीलिए इसको कहा गया है। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो ब्रिटेन में भी 1949 का एक विवाह अधिनियम है, उससे मिलता जुलता इसको कहा जाता है। तो मूल प्रावधान क्या है स्पेशल मैरिज एक्ट का? कि सभी धर्मों पर लागू है, जैसे कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी है, सब इस माध्यम से शादी कर सकते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के माध्यम से। अब विवाह के पंजीकरण का प्रावधान रहता है, इसमें विवाह का पंजीकरण हो जाता है, मान्यता मिल जाती है। अब देखिए इसमें क्या है कि जो विवाहिक जोड़ा है उसको जो विरासत है, उत्तराधिकार है, जो सामाजिक सुरक्षा जैसे कई चीजें हैं, कानूनी लाभ है, ये इसे प्रदान करता है। इसके अलावा जैसे इसमें बहु विवाह कोई नहीं कर सकता। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोई बोले कि बहु मैं एक से ज्यादा विवाह कर सकता हूं, तो भाई आपका जो अपना कानून है उस कानून के माध्यम से आप कर सकते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आप नहीं कर सकते, ये बात स्पष्ट है। फिर उसके बाद एक धारा 5 है, विवाह के पक्षकारों को विवाह अधिकारी को 30 दिन पहले नोटिस देना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होगा, धारा 7 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति विवाह पर आपत्ति जता सकता है, उसके लिए एक नोटिस जारी की जाती है और 30 दिन के भीतर आपत्ति जतानी होती है। फिर उसके बाद आयु सीमा तय कर दी गई है, जो आम आयु सीमा है 21 वर्ष है पुरुष के लिए, महिला के लिए 18 वर्ष है। अब यहाँ पे पर्सनल लॉ से ये अलग है, जैसे मुस्लिम विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम से ये अलग हो जाता है। यहाँ पे स्पष्ट अंतर है, याद रखिएगा कि स्पेशल मैरिज एक्ट अंतर धार्मिक और अंतर जाति विवाह को धर्म परिवर्तन के बिना सक्षम बनाता है। अगर अंतर धार्मिक विवाह हो रहा है तो धर्म परिवर्तन किए बिना विवाह हो सकता है, लेकिन जैसे मुस्लिम विवाह अधिनियम के लिए क्या करना होगा, धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, हिंदू विवाह अधिनियम के लिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए बहुत से लोग स्पेशल मैरिज एक्ट के माध्यम से विवाह करते हैं। तो इसमें विवाह के बाद किसी व्यक्ति को परिवार से अलग मान लिया जाता है, खासकर विरासत के अधिकारों के संदर्भ में। चलिए अब आगे देखते हैं, अगर कोई पार्टी नहीं जीतती है, नो पार्टी विंस मेजॉरिटी, तो फिर क्या होता है, किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है तो सरकार किसकी बनती है, गठबंधन की। तो गठबंधन पर काफी सवाल आते हैं कि देखिए अभी हाल ही में 1962 के बाद ऐसा हुआ है कि पहली बार कोई सरकार एक दशक लगातार सरकार में रही और 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद तीसरी बार सरकार में आ गई है भारतीय जनता पार्टी।
लेकिन इस बार वो गठबंधन में आई, उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। जैसे जेडीयू हो गई और तेलुगु देशम पार्टी हो गई चंद्रबाबू नायडू की, तो इन सबके सहयोग से इस बार उसने अपनी सरकार बनाई है। तो अब इसमें क्या प्रावधान होते हैं, देखिए गठबंधन सरकार को समझिए, जब कई राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं, ठीक है। अब कई राजनीतिक दल में संसदों में गठबंधन आमतौर पर तब होता है जब किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है, तभी सब मिलकर काम करेंगे। या तो चुनाव के पहले ही तय कर लिया हो कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो एक गठबंधन उस प्रकार का भी होता है। अब यहाँ पे समझना होगा विशेषताएं क्या है। सरकार बनाने के लिए कम से कम 2 पार्टी, 2 से ज्यादा भी हो सकती, 3 भी हो सकती है। फिर गठबंधन राजनीति की पहचान क्या है, विचारधारा नहीं है बल्कि एक व्यवहारिकता है। गठबंधन कोई ऐसी विचारधारा नहीं है जो आमतौर पर कोई लेकर चलना चाहता है, सरकार में आने के लिए जरूरी हो जाता है, लोग ऐसा करते हैं। गठबंधन की राजनीति जो होती है गतिशील होती है, कोई स्थिरता नहीं रहती, कोई गठबंधन छोड़ के जा भी सकता है, ये चीज बनी रहती है। गठबंधन सरकार का न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर कार्य करती है। देखिए अब गठबंधन की वजह से क्या होता है, उतने काम नहीं हो पाते जिसमें एक पूर्ण बहुमत की सरकार कर सकती है, क्योंकि एक रस्साकशी की स्थिति भी बनी रहती है। अब उसके बाद आगे देखिए, चुनाव पूर्व और चुनाव पश्चात गठबंधन होता है। चुनाव के पहले या तो गठबंधन कर लिया गया है कि भाई चुनाव के पहले मिलके हमने काम कर लिया है, हमने तय कर लिया है कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। या चुनाव के बाद जब देखा गया सब अलग अलग ही लड़ रहे थे चुनाव के पहले, लेकिन चुनाव के बाद जब समझ में आया कि भाई गठबंधन करना पड़ेगा तो कर लिए, दोनों स्थितियों में गठबंधन हो सकता है। तो उद्देश्य क्या है, वही सत्ता प्राप्त करना और मिलकर सत्ता को साझाकरण करना। इस पर पुंछी और सरकारिया आयोग की सिफारिशें आ चुकी हैं, उसको समझना जरूरी है। पुंछी आयोग के बारे में स्पष्ट करिए तो ये समझिए कि यहां पर यह कहा गया है कि राज्यपालों को त्रिशंकु विधानसभाओं में मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कैसे करनी चाहिए, ये दिशा निर्देश राष्ट्रपति के लिए भी लागू है। अब देखिए यहां पर पुंछी आयोग ने सिफारिश की राज्यों के संदर्भ में, और वो राष्ट्रपति के संदर्भ में भी कैसे काम करेगी, यहाँ पे वो बात स्पष्ट कर दी। जिस पार्टी या पार्टियों के गठबंधन को विधानसभा में व्यापक समर्थन प्राप्त हो उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। मान लीजिए जिस पार्टी को सबसे ज्यादा समर्थन है उसके पास जाएंगे, या फिर अगर पार्टी नहीं तो पार्टी का अगर कोई गठबंधन है तो उसके पास राज्यपाल उसको सबसे पहले आमंत्रित करेंगे। उसके बाद यदि कोई चुनाव पूर्व समझौता या गठबंधन पर आधारित है तो उसे भी देखा जा सकता है। लेकिन प्राथमिकता क्या होगी, प्राथमिकता को अगर आप स्पष्ट करना चाहें तो इस प्रकार से कर सकते हैं, यदि किसी भी पार्टी या चुनाव पूर्व गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल एक वरीयता है। राज्यपाल किस क्रम से जाएंगे, पुंछी आयोग के आधार पर ही बता रहा हूं। सबसे पहले चुनाव पूर्व अगर कोई गठबंधन हुआ है, मान लीजिए कि बहुमत तो मिला ही नहीं, लेकिन चुनाव पूर्ण गठबंधन हुआ था किसी पार्टी का और उस दल का समूह सबसे अधिक सीटें जीतता है, तो सीधी सी बात है उसको बुलाया जाएगा। अब ये वरीयता में सबसे ऊपर है। उसके बाद सबसे बड़ी पार्टी द्वारा अन्य दलों के समर्थन से, मान लीजिए कि रिजल्ट आ गया, बहुमत गठबंधन भी नहीं था, किसी को बहुमत भी नहीं मिला, तो एक ऐसी पार्टी है जो सबसे बड़ी है और उसको कुछ लोगों ने समर्थन दे दिया है, तो उस सबसे बड़ी पार्टी को राज्यपाल आमंत्रित करेगा। फिर चुनाव के बाद का गठबंधन जिसमें सभी सहयोगी सरकार में शामिल होंगे। फिर चुनाव के बाद एक ऐसा गठबंधन हुआ जिसमें एक से ज्यादा बहुत सारे सहयोगी शामिल हैं, तो वो हो सकता है कोई बहुत बड़ी पार्टी उभर कर नहीं आई है, लेकिन उनमें से मिलकर तय कर लिया गया कि ये हमारे प्रमुख होंगे, फिर उस हिसाब से राज्यपाल उन्हें बुला लेंगे। तो ये वरीयता है। फिर चुनाव पश्चात एक ऐसा गठबंधन जिसमें कुछ दल सरकार में शामिल होंगे तथा शेष दल निर्दलीय होंगे। अब एक ऐसा गठबंधन है जिसमें कुछ दल शामिल हो गए फिर भी बात नहीं बनी, तो जो निर्दलीय सदस्य थे वो भी उसमें शामिल हो गए। तो एक ऐसा गठबंधन जो है ये सबसे कमजोर गठबंधन है, क्योंकि इसमें एक एक पर्सन शामिल हो रहा है जो निर्दलीय था, किसी दल में नहीं था, तो वरीयता क्रम में ये सबसे लास्ट में आएगा। इस आधार पर राज्यपाल बुलाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात होगी तो राष्ट्रपति इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेंगे, आमंत्रित करेंगे। चलिए, सरकारी आयोग ने पाया कि भारतीय संघवाद में समस्याएं केंद्र और राज्यों के बीच परामर्श तथा संवाद की कमी से उत्पन्न होती है। संघवाद में जरूरी होता है केंद्र और राज्यों के बीच में संवाद बेहतर हो, जिससे अच्छा उसका निष्कर्ष निकले, अच्छा परिणाम निकले और केंद्र और राज्य दोनों के लिए लाभकारी हो। तो देखिए इसमें यह पाया गया कि अंतरराज्यीय परिषद ने तब कार्य किया जब राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की प्रमुख भूमिका थी। क्षेत्रीय राजनीतिक दल जब सशक्त होते हैं, जब चुनाव में बड़ी पार्टी के साथ मिलकर वो सत्ता में आते हैं, तो वहां पे ज्यादा बेहतर संवाद होता है और ज्यादा बेहतर काम होता है।
तो ये चीज देखने को मिली है कि इसका लाभ मिलता है। गठबंधन सरकार की भूमिका को यह दर्शाता है कि गठबंधन की सरकार ऐसा नहीं कि काम की नहीं, काम की है, क्योंकि इसमें जो क्षेत्रीय पार्टियां जुड़ जाती हैं, सत्ता में आ जाती हैं, तो वो उनकी जो आवश्यकता है, उनकी आवाज है, वो और मुखर हो जाती है। चलिए, अब नोटा को लेकर के एक बड़ी खबर है। इस बार जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो इंदौर जो है मध्य प्रदेश में सबसे स्वच्छ शहर जिसे कहा जाता है, वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में नोटा वोट पड़े, नन ऑफ द अबव। तो 2 लाख से ज्यादा, बहुत बड़ी संख्या है। 2 लाख किसी को वोट मिल जाए बड़ी बात है, नोटा को मिल गए, यानी कि जहां पे कोई व्यक्ति है ही नहीं, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे भारतीय चुनाव में नोटा का विकल्प जो आया वो अचानक से आया, कुछ समय पहले आया, बहुत 1 दशक के आसपास हुआ है, बहुत लंबा समय नहीं हुआ है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में लोकसभा चुनाव में 2024 में क्या होता है, 2 लाख से ज्यादा लोग मिले नन ऑफ द अबव के लिए। और अब ऐसा नहीं हुआ कि इससे की वजह से चुनाव के रिजल्ट में कुछ बदलाव आ गया, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले थे वही जीता है। लेकिन नोटा से आपने वोट दिया है ये पता चलता है। लोकतंत्र में आप वोट देने गए थे, लेकिन आपको कोई स्पष्ट व्यक्ति मिला नहीं, इस वजह से आपने वोट दिया नहीं। फिर बात करें पृष्ठभूमि की, तो 1999 में विधि आयोग ने नकारात्मक मतदान की सिफारिश की थी। इसी आधार पर 2013 में ईवीएम में नोटा बटन जोड़ने का आदेश आ गया था। तो 2013 में ऐसा हुआ था, तो कुछ राज्यों में, लगभग 5 राज्यों में, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों में नोटा आ गया था। 2014 में आम चुनाव मतलब लोकसभा चुनाव में नोटा अस्तित्व में आ गया, और उसी का आप देखें 2014 के बाद में आज की स्थिति 2024 में ऐसी हुई कि 2 लाख वोट एक इंदौर क्षेत्र में हम देखते हैं कि पड़ गए, बड़ी बात है। तो नोटा का प्रभाव क्या होगा, देखिए सीधी सी बात है, नोटा को अगर सबसे ज्यादा वोट मिल भी जाए, लेकिन तब भी विजेता वही होगा जो नोटा के बाद सबसे ज्यादा वोट पाने वाला व्यक्ति है। लेकिन इससे यह पता चलता है, इससे एक दर्ज होती है लोगों की असहमति, या लोगों का ये बात दर्ज होती है कि वो किसी के लिए भी यहां पर संतुष्ट नहीं। तो भविष्य में हो सकता है इसको लेकर के हमें एक सुधार भी देखने को मिले, हमें एक परिवर्तन भी देखने को मिले, वो आने वाले समय के ऊपर निर्भर करता है। अब नोटा से संबंधित निर्णय में बात की जाए, तो मतदाताओं के तटस्थ रहने के अधिकार पर यह जो है एक मामला आया था 1993 का। फिर 2013 में नोटा को ईवीएम में शामिल करने का आदेश आ गया था, फिर कुछ राज्यों में दिया गया था, फिर 2014 में आम चुनाव में पूरी तरह से लागू हो गया। फिर उसके बाद राज्यसभा चुनावों में नोटा के प्रयोग को अस्वीकार कर दिया गया। तो राज्यसभा चुनावों में नोटा का प्रयोग नहीं होता है, स्पष्ट ये बात रखिएगा, किस चुनाव में नहीं होता है, कभी सवाल आ जाए तो। दूसरे देशों में भी, कई यूरोपीय देशों में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, कुछ राज्यों में ऐसा मिलता जुलता विकल्प देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पक्ष में भी तर्क है, मतदाता का सशक्तिकरण होगा, उसका जो असंतोष है वो व्यक्त कर सकेगा, राजनीतिक एक जवाबदेही सुनिश्चित हो सकेगी, राजनीतिक दलों में, पार्टियों में एक दबाव बनेगा, मतदाता के असंतोष की पहचान की जा सकेगी, तो फिर आगे उसको लेकर के कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं। भविष्य में एक बड़े निर्णय के रूप में हम कुछ देख सकते हैं। ये तो खैर भविष्य की संभावनाओं को लेकर बात है। विरुद्ध में भी तर्क है कि चुनावी मूल्य नहीं है, परिणाम पर असर ये नहीं डालते हैं। कुछ लोग दुरुपयोग, विरोध व्यक्त करने के लिए अनावश्यक दुरुपयोग भी कर सकते हैं, राजनीतिक रूप से कुछ अनावश्यक दुरुपयोग हो सकता है। कुछ जगह पर नोटा की वजह से ये देखा जा सकता है कि जो आरक्षित क्षेत्र थे वहां पर जातिगत भेदभाव को कहीं नोटा बढ़ावा ना दे दे, ये एक डर बना रहता है। उसके अलावा ये विरुद्ध में तर्क है, ऐसा मतलब कि ऐसा नहीं कि ये स्पष्ट ही ऐसा है, बस एक तर्क है। फिर जनप्रतिनिधित्व लोकतंत्र को कमजोर करता है। सीधी सी बात है कि नोट, जहां पे कोई व्यक्ति ही नहीं है उसे वोट मिल रहे हैं, और जिसे वोट मिलने चाहिए जहां कोई व्यक्ति है उसको कम मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं वो एक कमजोर करेगा एक उम्मीदवार की शक्ति को। लेकिन ये सब तर्क हैं, अपने अपने पक्ष हैं, वो अलग अलग बातें हैं। इस पे अंतिम निर्णय क्या होगा वो भविष्य में आंकड़े बताएंगे। आंकड़े जितने बृहद होंगे उसका प्रभाव भी उतना ही बृहद होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए इंतजार करें, और एक एक सेशन को आप देखें, रिवीजन करें और रिवीजन भी करें, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।